जब तक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की अच्छी नहीं होती है तो बच्चे उसको सही ढंग से जवाब नहीं दे सकते। ये फैक्ट है कि किसी भी सरकार को चलाने में आईएएस की और आईपीएस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर रिटर्न में आपने बहुत अच्छा नंबर लाया और पर चांस इंटरव्यू में नंबर कम हो गए तो भी आप क्वालिफाई कर रहे हो, और जिसमें ज़्यादा एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है या एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स नहीं है, उन एरिया में एआई ज़्यादा आएगा। ऑपरेशंस में भी एआई करेगा, बट हु विल डायरेक्ट द एआई, द मशीन टू कंडक्ट एन ऑपरेशन? डॉक्टर ही करेगा, सुपरवाइज करेगा। अभी भी कहना बहुत मुश्किल है कि एआई फाइनली क्या इमर्ज करेगा या फेल करेगा। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द लिटरेरी जानर के जो नॉवल हैं ह्यूमन लाइफ को ही, ह्यूमन इश्यूज़ को, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, ह्यूमन स्ट्रगल को, ह्यूमन फेलियर को हाईलाइट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं स्टार नेटवर्क। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही सीनियर आईपीएस ऑफिसर ताज हसन साहब, और ज़बरदस्त इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हम लोग जब जी में और अलग अलग मुख्तलिफ चैनलों में काम करते थे तो इनसे मुलाकात होती थी, एंड ही वॉज़ वेरी कॉशियस विथ हिज वर्ड्स। बहुत कम बोलते थे, आज भी ये कम बोलते हैं। इनका ये कहना है कि एक्शन मैटर करता है और हम काम करेंगे तो वो काम खुद बोलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ताज हसन साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए। पहला सवाल जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, मैं डायरेक्टली आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसा टिप्स कि सिविल सर्विसेज में जाने के लिए क्या करना चाहिए? जो एक्चुअली हम कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स हैं जो इन दिनों सिविल सर्विस की तैयारियां करवाते हैं और हम लोगों को मॉक इंटरव्यू के लिए या स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए बुलाते हैं। जो चीज़ें एक्चुअली इम्पॉर्टेंट हैं उसमें एक तो बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, और सवाल बहुत सीधे तरीके के नहीं होते। जब तक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की अच्छी नहीं होती है तो बच्चे उसको सही ढंग से जवाब नहीं दे सकते। तो क्रिटिकल तरीके से अगर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करेंगे तो जो अगर रटने की, बिना डीप अंडरस्टैंडिंग की अगर किसी की टेंडेंसी है तो उन्हें जवाब देने में मुश्किल आती है। दूसरा है कि हार्ड वर्क तो देखिए बहुत ज़रूरी है, पूरा डेडिकेशन चाहिए और आपसे एक्सपेक्टेशन काफ़ी है। तो तैयारियां शुरू से चाहिए, मतलब कुछ लंबे अरसे से बच्चे अगर उस पर फोकस होके, सब्जेक्ट्स पहले हम लोगों के वक्त में 2 होते थे, अब सब्जेक्ट 1 है, लेकिन जो जनरल नॉलेज है या रिलेटेड चीज़ें हैं उसकी शॉर्टकट तरीके से तैयारी थोड़ी मुश्किल है। अब उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो जो सीबीएसई की किताबें हैं, बहुत सारी सीबीएसई की किताबें, जैसे ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट, बेसिक मैथमेटिक्स, पूरा अच्छे से वो मेहनत करेंगे तो वैसा मुश्किल नहीं है। और हर साल साइजेबल नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलती हैं। तो बच्चे, मैंने देखा है कि बहुत एवरेज बैकग्राउंड के भी आ रहे हैं और डिफरेंट रूरल एरिया के भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि कितना आपको डेडिकेशन है। इसमें एक चीज़ देखा गया है ताजन साहब कि बच्चे रिटन्स तो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन कई बार वो इंटरव्यू में फंस जाते हैं। उसका क्या वजह है? देखिए, अगर इंटरव्यू का जो नंबर है वो मेरी समझ से अलग से उसमें पास करना नहीं है। अगर रिटर्न में आपने बहुत अच्छा नंबर लाया और पर चांस इंटरव्यू में नंबर कम हो गए तो भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो फेल नहीं हो रहे हैं। अब ये है कि बहुत सारे बच्चे का एक्सपोजर कम है, उनको उस तरह से पावर ऑफ एक्सप्रेशन कम है, जो मे बी 1-2 साल के इस तैयारी में बहुत सुधार नहीं कर सकते। लेकिन वो बच्चे अगर रिटन में खूब अच्छा नंबर लाते हैं, इंटरव्यू में कम से कम भी लाते हैं, तो कई बच्चे कहीं ना कहीं मुकाम पा लेते हैं। ये फैक्ट है कि
किसी भी सरकार को चलाने में आईएएस की और आईपीएस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ा रोल भी है, और ब्यूरोक्रेसी डेफिनेटली किसी भी स्टेट में या सेंटर में उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब जो है वो लिमिटेड है। मेरा ये मानना है कि जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, आजकल एआई के आने से एक फियर साइकोसिस हो गया। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया है कि वो मास कटिंग कर रहे हैं, स्केल डाउन कर रहे हैं वो। तो ऐसे सिचुएशन में हाउ टू बी प्रिपेयर्ड? एआई वैसे एक रियल थ्रेट तो लग रहा है कि कमिंग 5-6 ईयर्स में यहाँ भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। जो ऑटोमेशन की चीज़ें और जिसमें ज़्यादा एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है या एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स नहीं है, उन एरिया में एआई ज़्यादा आएगा। लेकिन सिचुएशंस देखिए, एक वक्त था जब कंप्यूटर आया था तो सेम सवाल लोग रेस कर रहे थे कि कंप्यूटर आ गया है, अब बहुत सारे काम कंप्यूटर करेगा, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। हमारा मानना है कि चैलेंजेस तो हैं, नए सिचुएशन क्रिएट हो, और मे भी हम लोगों को अभी से सोचना होगा कि उस नए सिचुएशन में कैसे हम अडेप्ट करें, और कौन से वैसे फील्ड हैं जिसमें एआई दखल अंदाज नहीं करेगा, कहाँ पे हमें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। तो टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर तो है, बट मे बी सिचुएशंस आएंगे ऐसे जिसमें नए अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे। तो एक्चुअली हमें ये दोनों को बैलेंस तरीके से देखना आपको होगा। आपको क्या लगता है कि एआई का मैक्स यूज़ कहाँ पे होगा? मेडिकल फील्ड में, या एडवोकेसी में, जुडिशरी में, या पुलिसिंग में भी हो सकता है एआई का इस्तेमाल? जिन चीज़ों में मैकेनिकल तरीके से आप रिजल्ट ले सकते हैं, उन चीज़ों में एआई ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कंप्यूटर केस स्टडीज़ बताना चाहती है, तो हमारा ह्यूमन माइंड 50 केस स्टडीज़ को 3 दिन में भी नहीं निकाल सकते। लेकिन एआई के पास अगर सारे केस स्टडीज़ हैं तो आपको विद इन सेकंड्स मिनट्स आपको दे देगा। तो कुछ एस्पेक्ट्स तो वो हुए, लेकिन प्रेजेंटेशन एआई तो नहीं करेगा। प्रेजेंटेशन और उससे जो आप डिराइव करेंगे वो तो आपको ही करना होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि एआई का जब यूज़ होता है, मान लीजिए 10 लोगों ने सेम टॉपिक पे एआई का यूज़ किया, तो डोंट यू थिंक दैट्स गोइंग टू बी रिपीटेटिव? एआई के स्टडी के बारे में मैंने एक रिसेंटली आर्टिकल अभी पढ़ा था जिसमें वो बिल्कुल रिपीटेटिव करता है। तो एक स्टेज आएगा, जो चीज़ें रिपीटेटिव बाय नेचर हैं, जैसे आपका अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, तो 10 आदमी भी करें, एक ही तरह से करें, जो भी परफेक्ट होगा एज ए मैनेजर आप उस फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को अपना अकाउंट फॉर कर लेंगे, तो उसमें तो वो परफेक्ट काम करेगा। या जैसे आपको रूटीन के मेल लिखने, आप एआई को बोल देंगे कि एक मेल इस आर्टिकल्स पे इस तरीके का लिखना, एआई आपको जवाब दे देगा, ना आपको ऑटो करेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ भी ह्यूमन एंगल है, तो जहाँ पे जैसे अगर आप क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं, आपने कहेंगे कि एक मर्डर मिस्ट्री पे आप एक कहानी दो, 10 बच्चे आपके स्टूडेंट हैं, 10 बच्चे की कहानी ब्रॉडली सिमिलर होगी, सेम नहीं होगी, तो फिर वो पकड़े जाएंगे। फिर क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो वो उसमें ह्यूमन टच है, क्योंकि एआई ह्यूमन फीलिंग्स को, एआई ह्यूमन फीलिंग्स के अलावा जो आपका कल्चरल एस्पेक्ट्स है, जो नुआंसेस हैं, उन चीज़ों को वो बहुत सही ढंग से नहीं ला सकता है। तो हमने शुरू में यही कहा कि जो मैकेनिकल है, जिसको रिपीटेटिव काम करने के बाद जो अभी हम करते हैं, उस तरह के एरिया में एआई का इस्तेमाल ज़्यादा फॉर श्योर होगा। लेकिन जहाँ भी ह्यूमन टच की ज़रूरत है, जैसे डॉक्टर हैं, ऑपरेशंस में भी एआई करेगा, बट हु विल डायरेक्ट द एआई द मशीन टू कंडक्ट एन ऑपरेशन? डॉक्टर ही करेगा, सुपरवाइज करेगा। दूसरी बात है कि नर्सिंग है, आदमी को, पेशेंट को एक सॉफ्ट टच चाहिए होता है कि पेशेंट आदमी की ज़बान से सुनना चाहता है कि हमारी हालत कैसी है। ये एआई नहीं करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इमर्ज होंगी। हमें
ये देखने की ज़रूरत है कि चेंजिंग एटमॉस्फेयर में क्या हमारे लिए रेलेवेंट इमर्ज कर रहा है, और अगर जो बच्चे जिन लोगों को आप गाइड करते हैं उन्हें पहले से आप ओरिएंट करें। जैसे सवाल ये है कि लोगों की काउंसलिंग, एआई काउंसलिंग नहीं करेगा। लोगों को आजकल बहुत सारे इमोशनल इश्यूज हैं, स्ट्रेस की वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। इन सब चीज़ में एक नया वास्ट एरिया होगा जिसमें ह्यूमन बीइंग ही हैंडल कर सकता है। तो मैकेनिकल में हमने देखा कि इवन जैसे राइटिंग है, मे बी आप एक किसी का एंटोन चेखोव की कहानी आप दे दो एआई को, उसका स्क्रीन प्ले बना देगा। स्क्रीन प्ले आपको विद इन नो टाइम हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि एक ये सब्जेक्ट है, इसमें स्क्रीन प्ले बनाओ, तो वो भी 10 बच्चों के सेम आएंगे। मे नॉट बी वो उसको उस तरह से डीप ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के साथ कर सकता है। बट अभी एआई भी डेवलप कर रही है। अभी भी कहना बहुत मुश्किल है कि एआई फाइनली क्या इमर्ज करेगा, या फेल करेगा, या ह्यूमन अटेंशन से नीचे आ जाएगा, या ह्यूमन एक्सपेक्टेशन से नीचे आएगा। ये एक बबल है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि इसमें बड़े जो एआई के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, सीईओज हैं, उनको ये शक हो रहा है कि ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, एक बबल है, इट मे नॉट बी सो सक्सेसफुल। It has been almost 35 years in the field of journalism, starting from News Track India Today, coming to Turning Point Science Program, then coming to Z, जहाँ पे आई स्टार्टेड माई कैरियर एज अ क्राइम रिपोर्टर, और उसी दौरान आप लोगों से मुलाकात हुई। हमने सीबीआई कवर किया, दिल्ली पुलिस एंड मुख्तलिफ़ जगहों में बातचीत की। हमने बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर से हम मिले, हमारी टीम मिली, दोस्त मिले। आपसे मिलके एक ऐसा आभास हुआ कि मैं किसी प्रोफेसर से मिल रहा हूँ, किसी एक ऐसे आदमी से मिल रहा हूँ जो बहुत कंपैशनेट है, और उसका झलक आपकी किताबों में दिखता है। यू हैव ऑल्सो रिटन अ बुक। हाउ इज़ इट पॉसिबल, एक हार्डकोर पुलिस ऑफिसर इतना पैशन छुपा के कैसे रखा है, और अब जब लिखने का टाइम आया तो किन चीज़ों पे आप लिख रहे हैं? ये इंटरेस्ट है लोगों का, देखिए, ये ये तो जानना चाहते वैसे हैं। बेसिकली जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी ह्यूमन बीइंग हैं। लोगों की एक स्टीरियोटाइप ओपिनियन होती है कि वो नंबर वन इमोशनल हैं, या उनको पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं है। बहुत सारे आप हमारे दिल्ली पुलिस में भी थे, इंस्पेक्टर रैंक में, जो क्रिएटिव फील्ड में आगे थे। तो ये कहना वैसे बहुत सही नहीं है कि, और बहुत सारे पास्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं, बड़े राइटर हुए हैं। तो फर्स्ट तो ये है कि दैट इज़ ए प्रोफेशन। आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जो काफ़ी मेहनत करके ही आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है सिविल सर्विस में, और उसी एग्ज़ाम में कोई रेवेन्यू सर्विस में चला जाता है, कोई रेलवे की सर्विसेज में चला जाता है, कोई आईपीएस में जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अलग लॉट हैं जिनको ह्यूमन फीलिंग या ह्यूमन टच से इनसे मतलब नहीं। और बेसिकली एक राइटर जो है देखता है ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग, एंड एज ए पुलिस ऑफिसर आपको एडेड एडवांटेज है कि आप डे टू डे आप ह्यूमन एस्पेक्ट्स को देखते हैं, एंगर को, ग्रीड को, लस्ट को, जो सोसाइटी के इल्स हैं उसको आप हैंडल कर रहे हैं। तो एज ए पुलिस ऑफिसर आपको रियली ज़्यादा मटेरियल मिलते हैं जो ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस के एस्पेक्ट्स को आपके सामने एकदम नेकेड तरीके में सामने लाता है। तो राइटर की जिम्मेदारी क्या है? एज ए राइटर मैं समझता हूँ कि ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन एस्पेक्ट्स, interpersonal relations with human being, with universe, with climate, with so many things, हम लोगों की रिलेशनशिप है, और हम उसके एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं। एस्पेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, डायलेमा हो सकता है, आयरोनी हो सकती है, पॉजिटिव फीलिंग हो सकती है, और लॉसेस हो सकते हैं। तो लिटरेरी जानर जो होता है उसमें बेसिकली ह्यूमन लाइफ के अराउंड चीज़ें घूमती हैं और हम उसी को डिपिक्ट करते हैं। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द लिटरेरी जानर के जो नावल हैं ह्यूमन लाइफ को ही, ह्यूमन इश्यूज़ को, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को
ह्यूमन स्ट्रगल को, ह्यूमन फेलियर को हाईलाइट करते हैं। तो बस फ़र्क ये है कि हम एक नॉन फिक्शन में उसको टू दी पॉइंट एज ए जर्नलिस्टिक राइटिंग में लिखते हैं, फिक्शन में हम उसको एक इमेजिनेटिव तरीके से पेश कर देते हैं। तो हर नॉवेल वही है, और हम लोग भी एज ए राइटर हम उसको उसी तरह से समझते हैं कि आइडियली मुंशी प्रेमचंद ने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, सारी किताबें ह्यूमन रिलेशनशिप की हैं। आप देखेंगे तो चाहे उनके गौदान हो या पंच परमेश्वर हो या इतनी सारी उनकी सैकड़ों शॉर्ट स्टोरीज हैं। अब तो जॉर्ज ऑरवेल की किताब है, वो ह्यूमन इश्यूज, डेमोक्रेसी के इशू, डिक्टेटरशिप के इश्यूज, सारे इस तरह के इश्यूज को वो हाईलाइट करते हैं जो सीरियस लिटरेरी जानर में आता है। उसके अलावा लोग लिखते हैं क्राइम थ्रिलर, फैंटेसी, घोस्ट स्टोरीज, तो उसके राइटर अलग हैं, कहीं ना कहीं वहाँ भी ह्यूमन बीइंग है। तो ब्रॉडली एज ए राइटर हमारा ये कंसेप्ट होता है कि हम ह्यूमन इश्यूज को, ह्यूमन कन्फ्लिक्ट को, वेरियस इमोशनल स्टेट, इसको हर स्टेट को हाईलाइट कर रहे हैं, और एक्चुअल में क्या चल रहा है ह्यूमन एग्जिस्टेंस में, सोसाइटी के रिलेशनशिप में। और ये भी हम देखते हैं कि हम जो फाइनली लिख रहे हैं तो एज ए रीडर उससे क्या ऑडियंस क्या हासिल कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम कोई स्लोगन लिख रहे हैं, या हमको ऐसा स्लोगन लिखना भी नहीं चाहिए कि ये सही है या गलत है। हम तो एक चीज़ पेश कर दे रहे हैं। अब आप एज ए रीडर, एज एन ऑडियंस, आप पर ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे आप लेते हैं। डू यू फील एनी चेंज, आपको ये इमोशनल बना रहा है, नहीं बना रहा है। सारी अच्छी राइटिंग की ये पहचान होती है। दैट्स ट्रूली ब्रिलियंट ताज साहब। मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आता है इनसे बात करने के बाद, कि ह्यूमन एस्पेक्ट पे इन्होंने बात किया, और इनके लिए सिर्फ एक ही शेर है कि आ गया दम, आ गया दम, आदम बन गया, ये दम न था तो कुछ भी ना था, और ये दम उसी हमदम का है, ये दम उसी हमदम का है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टार नेटवर्क। थैंक यू सो मच। थैंक यू।